जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, ये आपके प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर है जो लेवल फर्स्ट का। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपकी 2017 का, यानी कह सकते 17 की परीक्षा है। ये आपकी फरवरी 2018 में कंडक्ट करवाई गई थी। तो इसमें जो क्वेश्चन बने हैं, जो आपके 150 क्वेश्चन, हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। पहले देख लेते हैं जो आपके ये है ना, CDP बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ या शिक्षा शास्त्र, हम दूसरी शब्दों में इसे कह सकते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी से संबंधित जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के पूछे गए पहले वो देखेंगे। लैंग्वेज के रूप में जिन्होंने भी फर्स्ट भाषा है वो हिंदी चूज की होगी, ये वाली, तो ये क्वेश्चन करेंगे। अगर सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो सेकंड में जिन्होंने भी संस्कृत चूज की होगी तो उन्हें क्वेश्चनों को करेंगे हम, ये वाले। साथ ही साथ जो मैथ के हैं और EVS, इन सभी क्वेश्चनों को देखते हुए चलाएंगे इसी वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं जो CDP से संबंधित क्वेश्चन बने हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 30 क्वेश्चन में से जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल होती है कहलाता है, उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। बाकी ऑप्शन दे रखे हैं, उनकी भी बात करें तो ये हो जाएगी पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटी, ठीक है, या रीडिंग डिसेबिलिटी बोल सकते हैं इसे। डिस्कैलकुलिया होती है ये घटना संबंधित डिसेबिलिटी, ठीक है। और बाकी ध्यान अभाव अतिशीघ्रता विकार, जैसे बोलते हैं ADHD, ठीक है, यानी ध्यान अभाव अतिशीघ्रता विकार, जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, हम कहेंगे जो योगात्मक मतलब सुमेलेटिव होते हैं वो वर्ष के अंत में होते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन नंबर 4 ही दिखाई दे रहा है। सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन होता है, इसे बोलते हैं यहाँ पे योगात्मक कह दीजिएगा, या इसे दूसरे शब्दों में पूछा है परीक्षा में सारांशात्मक इस नाम से भी पूछा है, या युगात्मक कह दीजिएगा, वही की बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका D सही हो जाएगा। बाकी इसमें एक कथन होते रखा है कि अध्यापक है छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है, इसे बोलते हैं फॉर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं, और इसे योगात्मक कहते हैं, तो इसे कहेंगे संरचनात्मक। इसके अन्य नाम भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 3, वो इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डन का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो हो जाएगी नेचुरलिस्टिक स्किल, यानी प्रकृतिवादी कौशल, जो आपके जो किसान होंगे उनमें पाया जाएगा, प्रकृति से संबंधित जानकारी, या जो वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं उनसे संबंधित हो जाएगा, यानी प्रकृति का उन्हीं को मालूम है, जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी जानकारी होती है मोस्टली, और जो किसान है जो फसल वगैरह करते हैं तो निश्चित तौर से उन्हें भी जानकारी होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, आपको मालूम होगा, तो उसी से क्वेश्चन बना है। बहुबुद्धि में उन्होंने कह सकते हैं 9 प्रकार बताए थे, ठीक है, जो फ्रेम होते हैं ना दिमाग में, उनकी बात की है, तो उनमें से एक प्रकार ये था। बाकी ऑप्शन दे रखे हैं जैसे विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। इन तीनों प्रकारों की बात की जाए तो नाम लिया जाता है रॉबर्ट स्टरबर्ग, तो ये उन्हीं से संबंधित, उन्होंने ही बताए थे, ये बुद्धि के एक अलग टाइप बताया था, यानी एक अलग विशेषता बताई थी हिंदी प्रकार की, ठीक है। इनमें किस प्रकार काम करती हैं ये वो भी बताया था, लेकिन ओवरऑल जानकारी बताती है ये रॉबर्ट स्टरबर्ग से संबंधित है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो 4 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं और निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता है वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है। तो हम ये कहेंगे ये सभी लाभ हो जाएंगे, लोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आपकी अवधारणा गठन में सुविधा होगी, विश्लेषणात्मक तर्क में भी सुविधा होगी, और संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका D सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो पूछा है 5 नंबर। वो इस प्रकार पूछा है कि ये कह रहा है कि एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि करा रहा है, जो जैसे इसमें दे रखी है, पहले नंबर की है, ये और नंबर है। न केवल यह पूछा कि ये क्या है, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। सेकंड नंबर इसमें कथन दे रखा है, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा फर्क की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। किसकी? तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं वो क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह की प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? जब भी आपके पॉजिटिव या नेगेटिव की और जो भी उत्तेजना है हमारी, उनकी घटनाओं या उत्तेजनाओं किसी की बात करता है और वो भी व्यवहार से संबंधित, तो वो व्यवहार से ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी है ये इसमें ऑप्शन दे रखे, मानवतावादी कहलाते हैं अब्राहम मैस्लो। ठीक है, और बाकी संज्ञानात्मक है, इसमें तो बहुत सारे आते हैं, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अन्य भी आते हैं। बाकी सामाजिक की बात करें तो इसमें अल्बर्ट बांडूरा ही चलता है एक तरह से, जो कहते हैं बच्चे हैं परीक्षण के द्वारा सीखते हैं। तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहे स्वाभावी शब्द का मतलब होता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना चाहिए। तो हम कहेंगे पूरी समय तक करना चाहिए जब तक स्कूल का टाइम हो, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का वितरण है या विवरण है समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो ये का एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? हम कहेंगे ये कहीं ना कहीं आपके आगमनात्मक तर्क का उदाहरण होगा, यानी इंडक्टिव रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन जिसके द्वारा ही ईगो है इड पर आच्छादन रखता है, यह कहलाता है, इसे बोलते हैं आप आमोद सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, आमोद नहीं, वो दबाव होगा। क्यों होगा? जो हमारी इड होती है तो इस पर कंट्रोल हमारा ईगो करता है, और सुपर ईगो होती है ना, उस पर भी कंट्रोल करता है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, जो ईगो है वो संतुलन का काम कर रहा है दोनों का। हालांकि उसने ये नहीं पूछा था, फिर भी एक सेंस निकाल सकते थे कि ईगो है वो इड पर आच्छादन रखता है, यानी उसे कंट्रोल करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा है प्रस्तावित दिया गया था या किया गया था। तो हम ये कहेंगे इसमें से ऑप्शन में से देखें तो वो हेस आइसेंक हो जाएगा। हालांकि जब हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं वहाँ पे यूंग का भी नाम आता है। इन्होंने भी जब हम व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताया कि ये 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। फिर बाद में इन्होंने जब इनकी आलोचना हुई थी तो उन्होंने फिर एक और उभय कह सकते हैं मुखी वाला भी शब्द जोड़ा था, यानी आप कह सकते हैं दोनों की विशेषताएं पाई जाए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार बताए थे फिर इसने बाद में, पहले तो शुरुआत में 2 ही प्रकार बताए थे। सॉरी, ओवरऑल देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। बाकी आरबी केटल ने तो तरल व ठोस ये 2 प्रकार बताए थे बुद्धि के। कॉल रॉजर्स है, ये आपके मानवतावादी हैं। ऑलपोर्ट की बात की जाए तो इन्होंने सील के गुण बताए थे, सील गुण का सिद्धांत दिया था, ऐसे कह सकते हैं। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, इनमें से सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है, यानी मोटिवेशन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्र बहुत सक्रिय अपने गणित में यानी गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है और काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या होगी? तो हम ये कहेंगे ये अपने आप में ही एक अंत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं तथा वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, कहलाता है। इसे बोलेंगे हम दिमागी आरोग्यता। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक समायोजन तत्व में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है तो कहलाता है। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन, यानी इसे हिंदी में कहे तो परिमीकरण कहते हैं। यानी जो भी आप झूठ बोले उसमें क्या दें, तर्क। मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मैं बुरी संगत में रहता हूँ, तो ये इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। प्रतिगमन का मतलब होता है आप पुराने दिनों में लौटना, एक तरह से जैसे अंगूठा चूसना। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। दमन का तो मतलब होता है जो कष्टप्रद जो भी चीज़ें होती है, जो भी घटना घटित होती है तो उन्हें आप अचेतन मन में धकेल दें या अपने आप ही चली जाए, तो वो होता है दमन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिकारों को प्रभावित करती है, तो यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, किससे है? हम कहेंगे ये सामाजिक कारक सही हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? अगर ओवरऑल सभी ऑप्शन को देखें तो सही हो जाएगा न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या होगी? कोई भी ज्ञान है आपने सीख लिया, अगर उसे कहीं दूसरी जगह उपयोग करते हैं तो उसे हम संप्रयोग या इसे ही कह सकते हैं, इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। यानी किसी ज्ञान को जो आपने पूर्व में सीखा है उसे आप किसी अन्य जगह पर अप्लाई करते हैं तो उसे उसके लिए टर्म यूज की जाती है एप्लीकेशन। और जो आपने ये पूछा है ये आपके ऐसे कह सकते हैं, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी आपने, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में उन्होंने बताया था 3 प्रकार के डोमेन थे, जो एक तो आपका संज्ञानात्मक ही था, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। तो उन्होंने जो संज्ञानात्मक है ना, उनके 6 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो ये 6 स्टेप ही है एक तरह से। ठीक है, तो उनमें से जो देखो पहले नंबर पे आता है, मैं बता भी दूँ ये कितने नंबर पे आता है। पहले पे आता है ज्ञान, दूसरे पे आता है अवबोध, ठीक है, तीसरे पे आता है अनुप्रयोग। तो ये तीसरे नंबर का स्टेप पूछा था। बाकी स्टेप होते हैं जो 3 तो मैंने बता ही दिए। 4 नंबर पर हो जाएगा आपका विश्लेषण करना, ठीक है, और 5 नंबर पे आ जाएगा संश्लेषण करना, और आपका 6 नंबर पे आ जाएगा आपका एक तरह से मूल्यांकन करना। तो ये 6 स्टेप बताए थे, जिनमें से 3 नंबर का स्टेप पूछा था मैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि बोल सकते हैं, व्यक्तित्व तथा कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की, यह प्रक्रिया कहलाती है। अगर ओवरऑल देखें तो इसे हम कहते हैं असेसमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा प्रचित्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है, या प्रचित्र बोले या चित्र, तो हम ये कहेंगे ये क्वेश्चन डिलीट होगा, इसलिए होगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो उसने नामित नहीं किया हो, यानी दिया नहीं हो। जैसे ही संज्ञानात्मक, भावात्मक और जो क्रियात्मक है ना, इसे ही मनोप्रेरणात्मक यानी मनोप्रेरणा कह रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि हम जब कॉग्निटिव बोलते हैं ना, ऑब्लिक करते हैं तो साइकोमोटर, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। और ये मान लीजिए 1 प्रकार, 2 प्रकार, ये तीसरा प्रकार, तो इस प्रकार बांटे थे। तो इस वजह से कह सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ब्लूम ने न दिया हो। ठीक है, सभी दिए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? अगर देखें तो हम कहेंगे अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाता है, तो ये कहना गलत है, इस प्रकार की बात नहीं की है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां है कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों तथा या और अंगूठों का उपयोग कर वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है? इसे प्रॉक्सिमल डिस्टल भी कहेंगे, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति बोल सकते हैं। यानी पहले पूरे हथेली से काम कर रहा था, और जो हथेली से काम कर रहा था ना, वो एक तरह से सामान्य कह सकते हैं विशेषता हो गई। लेकिन हथेली से जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट या मैच्योरिटी आई, तो फिर उसी काम को वो उंगलियों से करने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अब ये उंगलियों से करने लग गया तो ये विशिष्ट हो गई। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये प्रॉक्सिमल डिस्टल और आपकी व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई।
ये दोनों ही एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चे के विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो विकास प्रक्रिया में इन क्षेत्रों को कहाँ तक संबंधित है? हम कहेंगे ये सभी इंटीग्रेटेड हैं और समग्र प्रकार से विकसित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता है जैसे कि मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। तो ये आपकी हेरिडिटी पर जोर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी जाना जाता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज कह लीजिएगा, ठीक है, या इसे ही हम अभ्यास का नियम भी कह देते हैं, ठीक है। ये मुख्य नियमों में आता है। इनके फिर 2 उपनियम हो जाते हैं, उपयोग और अनुपयोग। यही परीक्षा में पूछा था। तो इसका फिर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हालांकि बोर्ड ने ये क्वेश्चन डिलीट किया था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। थॉर्नडाइक पढ़ेंगे ना, उसके 3 नियम होते हैं मुख्य, पीटी है। तो ये ए वाला है ना, ये अभ्यास वाला ही है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पावडर के प्रयोगों में जो कुत्ता न केवल मांस पदार्थ के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता, तो इस संवृत्ति को कहा जाता है। जो पैरों की आवाज़ आ रही है ना, ये सीढ़ियों के नीचे आता है, जो प्रशिक्षक उसके कदमों की आवाज़ सुनता है, इसे बोलेंगे कंडीशनल स्टिमुलेट। इसके थ्रू जो अनुक्रिया होगी वो होगी कंडीशनल रेस्पॉन्स। तो इस प्रकार कंडीशनल रेस्पॉन्स या रिफ्लेक्स है। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतक्रिया के निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। तो ये किससे संबंधित है? ये आपके जीन प्याजे से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुरानी और नई धारणा और अनुभवों के बीच संतुलन क्रिया है, यह जाना जाता है। तो इसे हम कहेंगे संतुलन, यानी इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी भौतिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? अगर ओवरऑल देखें तो इसमें से हो जाएगी कि बुद्धि व्यक्तिगत आंकड़ा परीक्षक और छात्र के बीच की एक संरचित बातचीत है, ये कहना गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनो सामाजिक विकास 8 चरणों में होता है, ठीक है। कक्षा 3 का कोई छात्र है जो 9 साल के आसपास के विकास के किस चरण में मिल खाएगा? तो 9 की बात है, यानी बाल्यावस्था में। तो हम कहेंगे ये बाल्यावस्था होती है जो परिश्रम बनाव इनता है ना, यानी इंडस्ट्री वैसे इन्फेरिटी। तो ये आपकी होती है 6 to 12, यानी इसी उम्र की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन है जो आदर्श संदर्भ परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? अगर ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे छात्र के प्रदर्शन की स्थापित जो भी मानदंड होंगे इससे तुलना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है हम जो जिनकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी ली होगी ना, ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। अब ये ध्यान रखना, ये डायरेक्टली मैं 29 नंबर क्वेश्चन से शुरू करा रहा हूँ, सॉरी 29 के 39 से। इससे पहले जो क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में जो भी 8 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके, उन्हें कराऊंगा, ठीक है। चाहे लिख के कराऊँ, बाद में बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन थे। अभी देख लेते हैं जो स्क्रीन पे जो आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र हैं। यह मत यानी ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी महात्मा गांधी जी से। ये कह रहा है हर्बर्ट ओपागो के पद है, तो वो 5 है, और वो है इस प्रकार PPCG है, यानी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना करना और सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। ये 5 स्टेप है हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण में इकाई का संप्रत किसने दिया था? तो वो इकाई का संप्रत है वो मॉरिसन ने दिया था। एक है भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप क्या होगा? तो वो लिखना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ढ़ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऋतु सारंभूलता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा होता है? तो वो प्राकथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वैचारिक सामग्री कौन सी होगी? तो हम कहेंगे मूल विषय वस्तु होगी। श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है? तो चलचित्र हो जाएंगे। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से होगा? तो हम कहेंगे हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा होता है? तो उसे बोलते हैं हम योगात्मक। योगात्मक नहीं है तो उसका पर्यायवाची दे रखा है संकलनात्मक, इसे ही कहते हैं योगात्मक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है? तो हम कहेंगे शिक्षक निर्मित सामग्री इसमें उपयोग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण होगा, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अध्यापन संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना चाहिए।
ये गद्यांश दे रखा है, तो 51 से लेकर 55 तक इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें 51 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि वो शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें निर और प्लस वी प्लस रोध इस प्रकार ये शब्द होना है, तो इसमें एक उपसर्ग ये हो गया, दूसरा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जातिवाचक से हमें भाववाचक का सही उदाहरण कौन सा है, तो हम कहेंगे दानव था, उसमें ता प्रत्यय लगा के दानव था, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है, हम कहेंगे मूल जिसकी कोई नकल ना हो, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आकाश का पर्याय क्या होगा, तो हम कहेंगे व्योम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आसपास में समास कौन सा होगा, द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर से आपको एक गद्यांश दे रखा है 56 से 60 तक, इसी में से गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से हमें पूछा है 56 नंबर क्वेश्चन, अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय क्या होगा, तो हम कहेंगे अनिष्ट करने वाला, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द है पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, हम कहेंगे अभिमान है ना, ये आपका पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, बाकी सभी स्त्रीलिंग थे। इनमें से सही युग्म कौन सा है, तो वो एक नंबर ही हो जाएगा, गौ से गोएं। ठीक है। बाकी स्कूल से स्कूलों बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हुआ। ग्रह से ग्रहों बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हुआ। बाकी अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो इसे छोड़िएगा, इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अध्यापक अच्छा पढ़ा रहा होगा, बाकी में कौन सा कर लेता हूँ, कहीं संभव भविष्यकाल हो जाएगा। ये कह रहा है प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो हम कहेंगे परंपरा भी होगी, पद्धति, तो ए और सी इसके दोनों आंसर होंगे। ठीक है। अब जो क्वेश्चन छूट गए थे मैं उन्हें लिख के बता देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन थे जो पूछे तो गए थे इस परीक्षा में, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में नहीं थे वो। एक तो ये था जैसे एक नंबर की क्वेश्चन डाल देते हैं, जैसे आसानी होगी पहचानने में। एक था विस्मयादिबोधक क्वेश्चन पूछा गया था कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये वाला सेंटेंस पूछा था। ठीक है, तो ये वाक्य का प्रकार बताना था, तो ये कौन सा हो जाएगा, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बना था। इनके अलावा और भी क्वेश्चन बने थे, जैसे कि एक कारक से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि फल को कह सकते हैं पका होना चाहिए। तो आप बताइए कारक संबंधी इसमें मतलब ये था कि ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हुआ कहता ऑप्शन दे रखे थे, इसमें पूछा था वचन संबंधी, इसमें शुद्धि है, ये कारक संबंधी या पदक्रम या लिंग। तो हमने ये कहा था कि ये सेंटेंस, देखो ये सेंटेंस तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा इसका सही कि फल का ये को है ना, इसकी जब का आ जाएगा फल का को पका होना चाहिए, तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि थी, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, एक मुहावरा यानी मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य में सही विकल्प का हमें चूज करना था। तो इसमें से जो राइट आंसर था, राम तो अपनी अकड़ का दुश्मन है, ये एक कह सकते हैं मुहावरा प्रयोग किया गया था। हम ये कहेंगे क्या, राम तो अपनी अकड़ का दुश्मन है, ये वाला सही राइट आंसर था, राम तो अपनी अकड़ का दुश्मन है। तो ये वाला कह सकते हैं सेंटेंस पूछा गया था जो मुहावरे से संबंधित था, तो यही राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा और भी है, यानी ये पूछा गया था संयोजक शब्द जुड़े हुए होते हैं, एक से अधिक साधारण वाक्य होते हैं, तो उसी क्या कहते हैं, अगर दो या दो से अधिक अगर साधारण वाक्य हो तो उसे हम पे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये आपकी रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं ना, उनमें से पूछा था। और कौन सा क्वेश्चन पूछा था इनके अलावा, और एक पूछा था कि अंधे के हाथ पटेल लगना लोकांकित का अर्थ क्या होता है, तो हम कहेंगे बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को या सफल हो जाना, एक तरह से या सुफल की प्राप्ति हो जाना, वो चीज़ होती है। ठीक है, तो ये था एक संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया कैसी होती है, संश्लेषण विधि है। तो हम कहेंगे वर्ण होंगे, और वर्ण के बाद शब्द होंगे, और शब्द के बाद पूरे वाक्य होंगे। तो यही क्रम पेपर में पूछा गया था। और भी क्वेश्चन पूछे थे, गद्य शिक्षण के शब्दार्थ स्पष्ट करने वाली विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगी उद्बोधन विधि। ठीक है, तो ये वाली पूछी गई थी, हिंदी शिक्षण की विधि है। ठीक है, इसके अलावा और भी है, एक ये पूछा था श्रुत लेख में रेप संबंधी सही नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो उसमें राइट आंसर था आपके जैसे कर्म है, ये ऑप्शन दे रखी कर्म धर्म, तो इसमें तो रेप वाला र चढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं चढ़ा था, वो थी इसके 2 ऑप्शन राइट आंसर माने थे, एक तो कबूतर और दूसरा था आपका कौन सा था, वो था एक प्रकाश। ठीक है, इनके अलावा और कौन से क्वेश्चन थे, एक मिनट तो मैं बता ही दिया था अभी, जो मुहावरे से संबंधित प्रयोग को लेकर। तो इस प्रकार ये 8 क्वेश्चन थे जो इस क्वेश्चन पेपर में नहीं थे। और ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिन्होंने कह सकते हैं भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत चूज की थी, ये उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है।
इनमें से 61 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, तो इति वाक्य से संस्कृत अनुवाद भवति, यानी इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। अगर आप इन सभी ऑप्शन को देखेंगे तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी मयाम रस गोलकानि रोचनते। ठीक है, यानी जिसे अच्छी लगती है ना उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हम कहेंगे उष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर, वयम महाविद्यालय गच्छाम वाक्य, यानी वाक्य वाच्य परिवर्तन करता है, यानी इसका वाच्य परिवर्तन करना है हमें इस सेंटेंस का। तो हम ये कहेंगे कि अस्माभिः महाविद्यालयं गम्यति, अस्माभिः महाविद्यालयं गम्यति, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक स ग्रामस्य निगसा तिष्ठति इति वाक्य संशोधयत, यानी इस वाक्य को आपको शुद्ध करके बताना है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि स ग्रामस्य निगसा तिष्ठति, सह ग्रामं निगसा तिष्ठति, स ग्रामं, इसमें स ग्रामं निगसा तिष्ठति, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। यानी समय निगसा इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से हमें सुक्ति है वो बतानी है, न ही ज्ञानेन फिल इन द ब्लैंक्स पवित्रमिह विद्यते, तो हम ये कहेंगे इसमें हो जाएगा सदृशम, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विधि भवति, यानी किस विधि में व्यवहार कौशल हम ये कहेंगे ग्रहण किए जाते हैं। तो ओवरऑल देखिए इस विधि का नाम तो वैसे प्रत्यक्ष विधि होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये कह रहा प्रोफेसर वीपी बॉकेल महोदय ने कौन सी विधि प्रतिपादित की थी, तो आप जब आप संस्कृत शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे प्रोफेसर वीपी बॉकेल है, उन्होंने प्रत्यक्ष विधि दी थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हर बार पंचपदीय इत्यस्य विधि विकसित रूपम किम, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो आपके हर बार पंचपदीय इत्यस्य विधि विकसित रूपम, यानी इसका विकसित रूप बताना था, तो हम ये कहेंगे इसका विकसित रूप हो जाएगा मूल्यांकन विधि। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है कि भावाभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधन विद्यते, तो हम ये कहेंगे, अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका वो हो जाएगा भाषा। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृत भाषा शिक्षण कौशल नाम स्वाभाविक क्रमी विद्यते, यानी स्वाभाविक क्रम क्या होगा, तो हम कहेंगे पहले श्रवण होगा, फिर भाषण, पठन, लेखन, यानी LSR, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षण से प्रयास क्या था, यानी संस्कृत शिक्षण का प्रयास इनमें से कौन सा है, तो हम ये कहेंगे ये आपके एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, तो बहुमुख हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षण से ये हो गया था बहुमुख अभिनय कथ विधो भवति, यानी अभिनय के कितने कह सकते हैं विधि होती है अभिनय की, तो हम ये कहेंगे कि ये आपकी 4 विधियाँ होती है, चतुर्विध, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य साधन प्रमुख साधन वस्ती, यानी श्रव्य दृश्य वाला साधन इसमें से चूज करना है, तो हो जाएगा दूरदर्शन। ये कह रहा पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य यानी संति, यानी पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है वो बताना है। तो ओवरऑल देखें सभी ऑप्शनों को, तो हम ये कहेंगे कि ये सभी हो जाएंगे, ऊपर के दी रखी ना ABC, तो ऊपर त्रीणी यानी उपरोक्तानि तीनी अभी, यानी उपरोक्त के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन से साधना भूता भवती, तो हम ये कहेंगे ये सभी हो जाएंगे ओवरऑल, चाहे वो बुद्धि परीक्षा हो, अभिरुचि परीक्षा हो, या आ सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है लघु काष्ठ खंडक से व्यवहार को तक्रिय थे, तो ये सलाका परीक्षा से संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण कर्तुम शक्य थे, तो उपचारात्मक शिक्षण है वो ये आपके संबंधित हो जाएगा आपके मूल्यांकन से। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा या प्रकार भवंती, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा है वो किस प्रकार की होती है, तो हम ये कहेंगे, तो ये सभी हो जाएंगी, चाहे बहु समाधान प्रश्न हो, सत्य असत्य हो, या रिक्त स्थान हो, तो प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्र से ज्ञानात्मक चित्र से परीक्षण कर्तुम शक्य थे, यानी छात्र का ज्ञानात्मक चित्र का परीक्षण किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाएगा, इसमें से तो परीक्षा के थ्रू ही कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 81 से लेकर 85 तक आपको इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ये कह रहा है ज्ञानेन इत्यस्मिन् पदी विभक्ति, ज्ञानेन में कौन सी विभक्ति है, तो हम कहेंगे इसमें हो जाएगी आपकी तृतीया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निगतति इत्यस्य का धातु, इसमें आपकी निगत दति में कौन सी धातु है ये बतानी है, तो ओवरऑल देखें तो इसमें हो जाएगी आपकी गत धातु।
ये करेक्ट कर्तुम इतस्य का प्रत्यय वर्तते, कर्तुम में तुम प्रत्यय हो जाएगा, तुम शेष रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं अंधकार, अंधकार व्रतम इतत समास विग्रह, इसका समास विग्रह क्या होगा? तो हम ये कहेंगे इसका समास विग्रह हो जाएगा अंधकारण, अंधकारेण आवृतम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्धि इतस्य पद संधि विच्छेद होती है, विद्धि में कौन सी संधि होगी? तो इसका संधि विच्छेद करके बताना है, संधि नहीं, तो संधि विच्छेद करके बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, सामने दिखाई दे रहा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विद्याधन एवं, इसमें आपकी हो जाएगी प्रतिसंधि, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको एक श्लोक दे रखा है 86 से लेकर 90 तक, इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पूछा गया है आपके पदेस्मिन् कस्य छन्दस्य प्रयोग अस्ति, इसमें किस प्रकार के छंद का उपयोग हुआ है? अगर ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे इसमें उपजाति छंद का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है वर्तमुनि इतस्य मूल शब्द अस्ति, इसमें मूल शब्द क्या है ये बताना है। तो इसमें मूल शब्द हो जाएगा आपका वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुरस्कृता इतस का प्रत्यय प्रयुक्त, यानी इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वो बताना है। तो इसमें हो जाएगा इत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पार्थिवेन इतस का विभक्ति, पार्थिवेन में कौन सी विभक्ति है? तो हम ये कहेंगे इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी। विराज इतस का लकार प्रयुक्त अस्ति, इसमें किस प्रकार का लकार प्रयुक्त हुआ है वो बताना है। अगर लकार की बात करें तो इसमें हुआ है आपका लिट लकार, लिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो 121 नंबर पूछा गया था कि राजस्थान का राज पक्षी कौन सा है, तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, तो घोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये पूछे थे, ये इसमें से बताओ कि कौन सा सुमेलित है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है ना, ये कोलकाता में, तो बाकी है तो देखो ये नई दिल्ली में तो है नहीं, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो फिर ये कहाँ पर, ये मुंबई में ही है, ठीक है। तो इसका तो ये होना चाहिए था। बाकी भारतीय वन्यजीव संस्थान है, ये कोयम्बटूर में नहीं है, तो फिर कहाँ पे? ये उत्तराखंड के देहरादून में है, तो इसका तो ये हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में नहीं है, तो कहाँ पे? ये यूपी के लखनऊ में है, ठीक है। तो इस प्रकार इनके मिलान सही थे, बाकी इनमें से केवल एक ही सही था, बाकी सभी गलत थे। इसमें से कौन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा जीवाश्म, क्योंकि ये अनवीनीकरण कह सकते हैं ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। बाकी पवन ऊर्जा, जल और सौर ऊर्जा, ये सभी आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। इसमें बताना है पारितंत्र, जिसे कह रहे हैं इकोसिस्टम, शब्द का गठन किसने किया था? तो ये आपके किया था ए जी चैंसलर ने, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो हो जाएगा माथेरान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये आपके माथेरान कहाँ पे? मिजोरम में ही है ना, सही है, सॉरी मिजोरम में नहीं है, ये मेघालय में होगी, ठीक है। जो 7 सिस्टर है ना, जैसे त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, और आपका त्रिपुरा हो गया, और कौन से राज्य आते हैं 7 सिस्टर वो कहते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों को, ठीक है। थोड़ी में से एक मेघालय, उसमें स्थान है माथेरान, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ये कह रहा है पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है, तो वो एक ही मात्रा प्लांट्स है, बाकी ये निर्जीव है, ये भी निर्जीव है और ये भी निर्जीव है। जो जैविक है यानी बायोटिक है हो जाएगा प्लांट्स। ये कह रहा है कि मीन यानी मीना माता कह रहा है, वैसे हमें इसे मीन माता बोलते हैं, ठीक है। मीना माता रोग संबंधित है किससे? तो ये मरकरी से हो जाएगा, यानी जो मरकरी से संबंधित जो अगर ये जल में मिल जाए, अगर इस पानी को पीने आप, निश्चित तौर से आपको मीनी माता रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, इनमें से यानी निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? यानी जिसे आप दीवार या किसी बोर्ड या अन्य स्थानों पर उसे प्रक्षेपित नहीं कर सकते, तो इसमें से हो जाएगी चार्ट हो जाएगा, क्योंकि चार्ट एक है दृश्य सामग्री है, न कि आपकी ये प्रक्षेपित करने वाली। बाकी स्लाइड को प्रक्षेपित कर सकते हैं, और जो एपिडाइस्कोप है इसके थ्रू भी कर सकते हैं, और बाकी फिल्म स्ट्रीम का भी कर सकते हैं, लेकिन चार्ट का नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 29 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गतिविधि है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? ये हो जाएगी वनोन्मूलन, यानी वनों का नाश करना, एक तरह से काटना। तो निश्चित तौर से ये वाला है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित हैं, ठीक है। इसमें पूछा है पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी होगी? देखो अगर इसमें सामूहिक की बात करें तो देखो व्याख्यान तो होगी नहीं, वर्णन भी नहीं होगी, तो होगी तो इन दोनों से, या तो भूमिका निभा होगी या विचार गोष्ठी होगी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कह सकते हैं डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी जो विचार गोष्ठी है ना, ये आपकी मानी जाएगी एक सामूहिक चर्चा से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे सीसीई बोलते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़ें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि हम एक नंबर ऑप्शन राइट करेंगे, क्योंकि विद्यालय में उपस्थित यानी उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का हम मूल्यांकन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है IEEP यानी IE और E और P का पूरा नाम क्या है, इस प्रकार हमें पूछा है। अगर आप देखें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ये आपका प्रोग्राम चलाया जाता है ना, वो यूनेस्को प्लस एक UNEP आपने सस्ता पढ़ी होगी, इन दोनों के थ्रू है ये प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हालांकि अगर इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय और पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर है वो 4 सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण करना ये वाला है, वो आपका सही नहीं माना जाएगा, या हमने नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 134 नंबर, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, ऐसा कहना गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। देखो, वन संरक्षण होगा, जल संरक्षण होगा और मृदा संरक्षण, लेकिन राजनीतिक संरक्षण है ये सम्मिलित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपसे पूछा गया था ऐसा कौन सा नियम है जो अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित नहीं है। यानी ये आपके थॉर्नडाइक से संबंधित आपको पूछा है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम 3 है ना PTA के नाम से, और PTA दे रखे हैं, देखो ये दे रखे हैं, इसमें कौन सा नहीं है। पहली बात तो हम कहेंगे पुनर्वलन का नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका स्किनर से संबंधित है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके क्लार्क हल से भी संबंधित है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो PTA यानी प्रभाव का, अभ्यास का और तत्परता का, ये नियम तो संबंधित होते हैं आपके प्रयास में, तो टी से संबंधित सिद्धांत यानी आपके थॉर्नडाइक से। जो पुनर्वलन का सिद्धांत है ये संबंधित नहीं होगा, ये स्किनर और क्लार्क हल से संबंधित है। अगर सिद्धांत की बात करें तो क्लार्क हल का नाम आता है, और अगर इस पुनर्वलन को ज़्यादा फेमस किसी ने किया या अपने सिद्धांत में ज़्यादा यूज किसी ने किया तब स्किनर का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम यानी निषेध एवं विनिमयन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये किया गया था, अगर सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो 1986 में। इसमें पूछा है कि भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है। तो लड़कियों की हो जाएगी 18 और आपके लड़कों की हो जाएगी 21, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है, तो वो हो जाएगी भीलवाड़ा। ठीक है, अगर इंडिया में पूछा जाए तो फिर मुंबई हो जाएगी। ये कह रहे हैं नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या होगा, उसे बोलेंगे पैथिलिन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं 100% खुले में शौच मुक्त यानी ODF राज्य कौन सा है, तो वो केरल हो जाएगा। इसमें बताएं राजस्थान की राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है, वो 10 हो जाएगी, और लोकसभा पूछता तो 25 हो जाती, और अगर विधानसभा की टोटल सीट पूछता तो 200 हो जाती। ये कह रहे हैं नायलॉन का आविष्कार किसने किया था, वो बोलेस कैरोथस ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें से राजस्थान से संबंधित नहीं है, बेड़ेश्वर मेला ये संबंधित है। बेड़ेश्वर मेला है ये आपकी लगता है डूंगरपुर में,
और आपका पुष्कर मिला है, ये आपका अजमेर में ही लगता है। और बाकी खिजड़ी मिला है, ये आपके जोधपुर में लगता है। तो माघ मिला है, ये आपके यूपी में लगता है, यानी उत्तर प्रदेश में। तो इस वजह से ये भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? वो 1853 में मुंबई के थाने से, यानी मुंबई से थाने तक। पिसीकल्चर किससे संबंधित है? तो पिसीकल्चर मछली पालन से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जामरकोटड़ा खदान किसके लिए फेमस है? तो ये रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है और ये भी आपके उदयपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा संक्रामक रोग है? अगर ऑप्शनों को देखें तो डिप्थीरिया हो जाएगा, जो आपका जीवाणु जनित रोग होगा। ठीक है। बाकी कोई भी संक्रामक रोग नहीं है। इसमें से पूछा है कौन सा HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? हालांकि देखा जाए तो एलिसा परिचय हो जाएगा, फिर भी ये बोर्ड ने डिलीट किया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी बिडाल तो हो जाएगा आपके टाइफाइड से। ठीक है, बाकी मालूम नहीं है और ये डिलीट कर दिया था क्वेश्चन। ठीक है। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1995 में, 1995 में। तो ये इस प्रकार आपके जितने भी क्वेश्चन थे जो EVS से संबंधित, जो 2018 की परीक्षा में पूछे ना फरवरी में, तो उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चन किए हैं। बाकी किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।